हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमको एक गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी। ठीक है, हमको बताना है कि जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था कितनी थी। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ठीक है, तो हमको बताना था कि किस आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 35 वर्ष की आयु में। अगला पढ़ते हैं। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उन्होंने 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षुवरे चारिक है, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गया, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, तो हमको बताना था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये वैशाली में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है मुस्लिम धर्म और ऑप्शन डी है बौद्धिक धर्म। तो चलिए गद्यांश देखते हैं, उसको बताते हैं। तो क्या दिया कि यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वैशाली में जन्म लिया था, पावा में शरीर त्याग दिया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर सभी कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। संस्कृति एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान किया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक धर्म। अगला देखते हैं। अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। ठीक है, हमको बताना है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी है दीर्घ, ऑप्शन सी है गुण और ऑप्शन डी है व्यंजन। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर बताना है कि कौन दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ऊ, ऑप्शन सी है उ और ऑप्शन डी है आ। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें दीर्घ स्वर होगा आ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमको बताना है कि यहाँ पे इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है च, ऑप्शन सी है ट और ऑप्शन डी है य। तो अंतस्थ व्यंजन कौन होता है? तो य, र, ल, व। ये क्या है?
ये अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन है? ठीक है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है ख, ऑप्शन सी है ग और ऑप्शन डी है ध। तो अल्प प्राण व्यंजन इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए क। क क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। अगला देखते हैं हम। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, अघोष वर्ण बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है घ, ऑप्शन सी है ब और ऑप्शन डी है ग। तो अघोष वर्ण कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए प। ठीक है, तो क्या है? अघोष वर्ण है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी की ब ध्वनि है। हिंदी की ब ध्वनि है। तो ऑप्शन ए दंत्य ध्वनि, ऑप्शन बी है ओष्ठ ध्वनि, ऑप्शन सी है मूर्धन्य ध्वनि और ऑप्शन डी है तालव्य ध्वनि। तो हिंदी की ब ध्वनि का अगर हम उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा? तो इसका उच्चारण होगा ओष्ठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द बताना है कि कौन होगा। तो ऑप्शन ए है नहर, ऑप्शन बी है तीर, ऑप्शन सी है पंचानन और ऑप्शन डी है जीभ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? योग रूढ़ शब्द कौन है इसमें? तो ये है पंचानन। क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए है चंद्र प्लस उदय, ऑप्शन बी है चंद्रो प्लस दय, ऑप्शन सी है चंद्र प्लस उदय और ऑप्शन डी है चंद्रो प्लस उदय। तो चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा चंद्र प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? रथ चालक का सामासिक विग्रह हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है चलने वाला रथ, ऑप्शन बी है रथ को चलाने वाला, ऑप्शन सी है रथ को चलाने वाला और ऑप्शन डी है रथ को चलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, रथ को चलाने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में हमको उपसर्ग बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी है प्रति, ऑप्शन सी है प्रा और ऑप्शन डी है प। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रत्येक में क्या लगा है? प्रति उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ठीक है, हमको बताना है कि प्रत्यय रहित शब्द इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मर्मज्ञ, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है कृपालु, ऑप्शन डी है अनुवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्यय रहित शब्द इसमें कौन सा है? तो ये है अनुवाद। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तत्सम शब्द बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सुहाग, ऑप्शन बी है भाभी, ऑप्शन सी है रीस और ऑप्शन डी है मनुष्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तत्सम कौन है इसमें? तो इसमें तत्सम होगा मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? ठीक है, आकाश का तद्भव रूप बताना है हमको कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी है अंबर, ऑप्शन सी है आसमान, ऑप्शन सी है असमान और ऑप्शन डी है नभ। तो आकाश का तद्भव रूप क्या होगा? तो आकाश का तद्भव रूप होगा आसमान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है। निम्न में से कौन सा देशज है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा देशज शब्द है। तो ऑप्शन ए है अहकल, ऑप्शन बी है नीलाम, ऑप्शन सी है कैला और ऑप्शन डी है इनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ये कैला नहीं है, ये छैला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, छैला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है, विदेशी शब्द बताना है कि कौन विदेशी है। तो ऑप्शन ए है चेला, ऑप्शन बी है यथा, ऑप्शन सी है झूठ और ऑप्शन डी है सिगरेट। तो विदेशी शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो ये होगा सिगरेट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? विदेशी शब्द है। अगला देखते हैं हम। अगला है। क्रिया से बनने वाली
भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए थकावट, ऑप्शन बी है बुराई, ऑप्शन सी है आलस्य और ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो क्रिया से बनने वाला भाववाचक संज्ञा क्या कौन सा है इसमें? तो वो है थकावट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा जोड़ा है जिसमें उत्तम पुरुष वाला जोड़ा है। तो ऑप्शन ए मैं हम, ऑप्शन बी है तू तुम, ऑप्शन सी है वह वे और ऑप्शन डी है इससे इन्होंने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा है मैं और हम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्न में से विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण शब्द बताना है कि इसमें विशेषण कौन है। तो ऑप्शन ए है लाघव, ऑप्शन बी है महत्व, ऑप्शन सी है लघुता और ऑप्शन डी है महत्व। तो विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? तो ये है महत्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी आज्ञार्थक, ऑप्शन सी है द्विकर्मक और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये है प्रेरणार्थक का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। निम्न में से अव्यय है। ठीक है, अव्यय बताना है कि इसमें कौन अव्यय है। तो ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है के बाद। तो इसमें अव्यय कौन सा होगा? तो इसमें अव्यय होगा ऑप्शन नंबर डी, के बाद क्या है? अव्यय है। अगला देखते हैं हम। सौदामनी का पर्यायवाची है। सौदामनी का पर्यायवाची हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है दारा और ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सौदामनी का पर्यायवाची क्या है? तो सौदामनी का पर्यायवाची होगा विद्युत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी है दुर्गम, ऑप्शन सी है स्थावर और ऑप्शन डी है चंचल। तो जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम होगा स्थावर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन करें। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो कि उनको उसके लिए सही शब्द का बताना है कि कौन सही होगा। तो ऑप्शन ए है भूधर, ऑप्शन बी है भूगर्भवेत्ता और ऑप्शन सी है पुराविद और ऑप्शन डी है पार्थिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भूगर्भवेत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। रंग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है भिखारी वर्ण, ऑप्शन बी है वर्ण भिखारी, ऑप्शन सी है राजा प्रजा और ऑप्शन डी है राजा वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रंग और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो रंग का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है भिखारी और रंग क्या है? ये वर्ण है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कर, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है लज्जा और ऑप्शन डी है अर्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लज्जा क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से हमको बताना है कि कौन इसमें शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो ऑप्शन ए पौरुष, ऑप्शन बी है पौरुष, ठीक है, और ऑप्शन सी है पौरुष और ऑप्शन डी है पौरुख। तो पौरुष कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो ये पौरुष होता है। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें से कौन अशुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन ए शरद चंद्र, ऑप्शन बी है यानी, ऑप्शन सी है श्यामश्रु और ऑप्शन डी है कवित्री। तो वर्तनी रूप से इसमें अशुद्ध कौन सा है? तो वो है यानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम।
निम्न में से संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। ठीक है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग बताना है। तो ऑप्शन ए को के लिए, ऑप्शन बी है पर, ऑप्शन सी है से और ऑप्शन डी है ने। तो संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या होगा? तो ये होगा को के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम, दिए गए विकल्प में से कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी है छात्रा, ऑप्शन सी है पड़ोसी और ऑप्शन डी है शिष्या। तो पुल्लिंग कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा पड़ोसी, क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मालिक, ऑप्शन बी है कहार, ऑप्शन सी है पाठक और ऑप्शन डी है योगिनी। तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो ये होगा योगिनी, क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित शब्द में से एक वचन है। ठीक है, एक वचन बताना है कि इसमें से एक वचन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्राण, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है तेल। तो इसमें एक वचन कौन सा होगा? तो ये होगा तेल। तेल क्या है? एक वचन है। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित वाक्य में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। ठीक है, आपको बताना है कि अपूर्ण भूतकाल किस में है। तो ऑप्शन ए है रामू खाना खा रहा था, ऑप्शन बी है माँ खाना बना चुकी है, ऑप्शन सी है मुझे बाहर जाना है और ऑप्शन डी है वह घूमने जाएगा। तो इसमें अपूर्ण भूतकाल कौन सा होगा? तो ये होगा कि रामू खाना खा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये भूतकाल में कार्य चल रहा है, उसका दिखा रहा है, यानी ये पूर्ण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य और ऑप्शन डी है क्रियावाच्य। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें होगा हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का हमको भेद बताना है। तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है आश्रित वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है मिश्र वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मुझे कल 2 किलो, मुझे कल /2 किलो लीची खरीदने हैं कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन ए है मुझे कल, ऑप्शन बी है 2 किलो, ऑप्शन सी है लीची खरीदने हैं और ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कहाँ पे त्रुटि है हमको बताना है। तो कहाँ पे त्रुटि है ये? तो ये है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, यहाँ पे नहीं होगा, खरीदना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं हम, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह हमको बताना है कि कौन सा है। तो विस्मयादि बोधक कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, दाल में कुछ काला, यहाँ पे क्या है? रेखांकित है, तो हमको इसका अर्थ बताना है कि दाल में कुछ काला है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए कुछ गड़बड़ होना, ऑप्शन बी है दाल खराब होना, ऑप्शन सी है बिगड़ जाना और ऑप्शन डी है शक करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ होगा कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है खुजली करना, ऑप्शन बी है माफ़ी मांगना, ऑप्शन सी है नाक में फुंसी होने पर रगड़ना और ऑप्शन डी है अर्थ ज्ञान नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाक रगड़ना यानी माफ़ी मांगना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन ए होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन बी है सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन सी है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं और ऑप्शन डी है होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें?
तो होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ये होगा होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति बताना है। तो ऑप्शन ए तेल देखो तेल की धार देखो। ऑप्शन बी है दूल्हा को पत्तल नहीं भजनिया को थाल। ऑप्शन सी है दूध का दूध पानी का पानी। और ऑप्शन डी है तू डाल डाल मैं पात पात। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना का उचित लोकोक्ति अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मर्यादाकार एवं श्रेय रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वो कहलाता है। मर्यादाकार एवं श्रेय रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सारानुवाद, ऑप्शन बी है छायानुवाद, ऑप्शन सी है व्याख्यानुवाद और ऑप्शन डी है शब्दानुवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि मर्यादाकार एवं श्रेय रचनाओं का जो सार गद्य एवं पद्य में प्रस्तुत किया जाता है उसे सारानुवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ठीक है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है राजस्थानी हिंदी और ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कन्नौजी हिंदी किसकी है, किसकी उपभाषा है? तो वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है। चलिए अगला देखते हैं हम। काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। काउंटर एक्शन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है? तो ऑप्शन ए जवाबी कार्रवाई, ऑप्शन बी है मार गिराना, ऑप्शन सी है द्रुतगामी कार्य और ऑप्शन डी है अपेक्षित कार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो काउंटर एक्शन यानी जवाबी कार्रवाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन बी है सरदल मिश्र, ऑप्शन सी है लल्लू लाल जी और ऑप्शन डी है राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी है भीष्म साहनी। तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है वृंद और ऑप्शन डी है सूरदास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रीतिकाल के कवि कौन है? तो वो है वृंद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य पुरस्कार मिला? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है उर्वशी, ऑप्शन सी है संस्कृत के 4 अध्याय और ऑप्शन डी है रश्मि रथी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो वो है संस्कृत के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।